नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार को समझने के लिए सबसे पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम शब्द को समझेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द लिखा गया है मुकुंद। मुकुंद शब्द है, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्णों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो भी हम शब्द लिखते हैं या पढ़ते हैं वो वर्णों के योग से बनते हैं। तो मुकुंद शब्द के अंतर्गत कौन कौन से वर्णों को काम में लिया गया है। तो मैं के नीचे ऊ की मात्रा लगी है तो ऊ, कै, फिर कै के नीचे ऊ की मात्रा लगी ऊ हो गया, और फिर उसके ऊपर अनुस्वार है। कै के ऊपर क्या है, अनुस्वार है, बिंदी या बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। तो उसमें नय की ध्वनि आ रही है तो न हो गया। फिर द, और द के बाद में ए। अब आप कहोगे इसमें द के बाद में ए कैसे आया, क्योंकि व्यंजन है वो अधूरे होते हैं। वो पूरे कब होते हैं, स्वर की सहायता से वो पूरे होते हैं। ऐसे दूसरा शब्द देखिए किसान। किसान के अंतर्गत कै के बाद में ई, उसके बाद में स के बाद में आ, उसके बाद में न, और न के बाद में ए। तो इन वर्णों के योग से बना है किसान। बादल, बादल शब्द को देखिए। बै के बाद में आ गया आ, क्योंकि व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से पूरे होते हैं। फिर द के बाद में आता है ए, उसके बाद में ल, और ल के बाद में आता है ए। तो ये शब्द हैं। बादल जो शब्द है ये भी इन वर्णों के योग से मिलकर बना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा कि ऊपर दिए गए वर्ण समूह के अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं। यहाँ समझ में आ रहे हैं ना, मुकुंद, किसान, बादल, ये शब्द समझ में आ रहे हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्योंकि शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ हो। कि शब्द किसको कहेंगे, जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। तो शब्द की क्या परिभाषा होगी, शब्द की परिभाषा वर्णों का वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। तो वर्णों का वह व्यवस्थित समूह जिसका क्या निकलता है, अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तब उस पर लिंग, वचन और कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों में छत शब्द के प्रयोग को देखिए। जो छत शब्द का प्रयोग दे रखा है, यह छतें नई बनी है। छत शब्द का, इन घरों की सब छतें खराब हो गई हैं। आजकल छतों पर बहुत गंदगी रहती है। तो इनमें देखिए लिंग, वचन और कारक का प्रभाव देखिए इसके अंतर्गत। यह छत नई बनी है, तो छत नई बनी है यानी लिंग के अंतर्गत क्या आ गया, छतें, स्त्रीलिंग आ गया। ठीक है। वचन के अंतर्गत छत में कौन सा वचन है, एक वचन है। इन घरों की सब छतें खराब हो गई हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, इन घरों की सब छतें खराब हो गई। छतें कौन सा वचन है, बहुवचन है। लिंग कौन सा है, हो गई हैं, हो गई हैं मत यानी स्त्रीलिंग है। ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए, आजकल छतों पर बहुत गंदगी रहती है। छतों पर यानी छतों पर, तो यहाँ पर कौन सा लिंग है, गंदगी रहती है यानी यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। वचन के अंतर्गत कौन सा, छतों यानी बहुवचन का प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है। और यहाँ पर लगा हुआ है, छतों पर। तो यहाँ पर कारक के अंतर्गत कौन सा कारक आ जाएगा, अधिकरण कारक आ जाएगा। ठीक है। तो इन वाक्यों में छतें, छतें, छतों एक ही शब्द के रूप विकार हैं, अतः ये पद हैं। यानी वाक्य के अनुरूप इसका वचन के अंतर्गत प्रयोग लिया गया है। यानी छत में एक वचन है, छतें और छतों, इनमें क्या हो गया, बहुवचन का प्रयोग हो गया। और किस आधार पर हुआ, ये वाक्य के आधार पर हुआ। अब बात आती है शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण है वो चार आधारों पर किया जाता है। कौन से आधारों पर है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इन चार आधारों पर
शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आता है स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द की बात आ रही है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे किसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द अथवा धातु से हुई है अथवा किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है। इस आधार पर स्रोत की दृष्टि से शब्दों के 4 मुख्य भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। 4 भेद में सबसे पहले कौन सा आएगा? तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे काक, कोकिल, अक्षी, ओष्ठ, इक्षु आदि। तो ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब इस संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए ना, वो शब्द कौन से शब्द कहलाए? तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो हिंदी भाषा में आ गए तो वो शब्द कौन से कहलाए? तत्सम शब्द। अब देखिए काक शब्द जिसको कौवा कहते हैं वो कौन सी भाषा का शब्द है? काक। काक है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कोकिल जिसको कोयल कहते हैं कौन सी भाषा का शब्द है? कोकिल, संस्कृत भाषा का। अक्षी, अक्षी को आँख कहते हैं कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ओष्ठ, ओष्ठ को होठ कहते हैं और ओष्ठ शब्द कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। कहने का तात्पर्य जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वो हिंदी भाषा में आ गए तो वो कहलाए तत्सम शब्द। और का, कोकिल, अक्षर, ओष्ठ, इक्षु ये सारे शब्द हमें कविताओं के माध्यम से, हिंदी में जो कविताएं हैं ना उनमें ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। तो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे आपको तत्सम शब्द। दूसरे आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हिंदी में आए तो अवश्य हैं किंतु उनका रूप कुछ विकृत हो गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे आँख, मोर, सांप, आग, गांव आदि। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हिंदी में आ तो गए लेकिन उनके रूप में परिवर्तन हो गया, उनका रूप क्या हो गया? विकृत हो गया और उन शब्द को कहा जाने लगा तद्भव शब्द। जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, इन्हीं उदाहरण के माध्यम से बताऊँ तो आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं? अक्षी कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहा जाने लगा? आँख। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहा जाने लगा? मोर। सांप को संस्कृत में क्या कहते हैं? सर्प कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहा जाने लगा? सांप। आग को संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्नि, और हिंदी में क्या कहा जाने लगा? आग। गांव को संस्कृत में क्या कहते हैं? ग्राम, और हिंदी में क्या कहा जाने लगा? गांव। तो इनके रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, इनका रूप है वो विकृत हो गया। लेकिन ये कौन सी भाषा शब्द थे? संस्कृत भाषा के शब्द थे, लेकिन हिंदी भाषा में आने पर इनका रूप है वो विकृत हो गया और इसी कारण इनको कौन सा शब्द कहा जाने लगा? तद्भव शब्द। अब संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए वो तो तत्सम में आएंगे, और जिनका रूप विकृत हो गया वो किस में आ जाएंगे? वो तद्भव शब्द में आ जाएंगे। आ गया होगा आपके समझ में तत्सम और तद्भव शब्द कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि त्यों ही हिंदी भाषा में आ गए वो तत्सम शब्द हो गए, और संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आने पर है उनका जो रूप है वो विकृत हो गया, वो शब्द कहलाए तद्भव शब्द। अब इसके अंतर्गत तत्सम और तद्भव दोनों ही शब्द दिए हुए हैं। जैसे तत्सम शब्द के अंतर्गत दधी, दधी को हिंदी में कहा जाने लगा दही। कर्पूर को कपूर, दंत को दांत, पुत्र को पूत, अष्ट को आठ, गर्दभ को गधा, तेल को तेल, राजपुत्र राजपूत, 10 आ रही ना बात समझ में कि तत्सम शब्द कौन से हो गए, तद्भव कौन से हो गए। अब यहाँ पर देखो घृत, घी, घी को तत्सम शब्द क्या है? घृत। अर्ध, आधा, ग्राम, गांव।
मंडूक, मेंढक, नव, नो, चोर, चोर, है ना। तो ये इस प्रकार के शब्द हो गए जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों ही इसके अंतर्गत आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही अष्ट को क्या कहा जाता है? 8। गर्दन, गधा, तेल, तेल, राजपुत्र, राजपूत, 10, 10, नासिका, नाक, क्षेत्र, खेत, ससुर, ससुर, हंसते हाथ, पितृ, पिता, हंसते हाथ, प्रस्तर, पत्थर। इसके अंतर्गत पौत्र, पोता, शर्कर, शक्कर, वधू, बहू, मक्षिका, मक्खी, उलूक, उल्लू, आम्र, आम, पात, पैर, मात्र, माता। आगे आता है इसमें दुग्धे, दूध, सिर, सिर, कोकिल, कोयल, अग्नि, आग, ओष्ठ, उष्ट्र, ऊंट, करणे, कान, काक, कौवा, साक, साग, मयूर, मोर, अक्षी, आँख, इक्षु, ईख, लांगूर, लांगुल, लंगूर। तो इस प्रकार से तत्सम शब्द हैं और ये तत्सम शब्द हिंदी भाषा में वैसे वैसे प्रयुक्त किए जाएंगे तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द। लेकिन जब ये हिंदी भाषा में आने पर ये विकृत रूप हो जाएगा तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे? तद्भव शब्द। आ गया होगा समझ में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या अंतर होता है ना। दोनों ही शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी भाषा की उत्पत्ति है ना वो संस्कृत भाषा से हुई है। तो संस्कृत भाषा से शब्द आए हैं वो बिना किसी परिवर्तन के वैसे वैसे आ गए, वो तो तत्सम आ गए। और जिनके रूप में परिवर्तन हो गया, जिनका रूप विकृत हो गया, वो तद्भव शब्द कहलाने लगे। अब आता देशज अथवा देशी शब्द। भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों के अनेक शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं अथवा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर आवश्यकतानुसार जिन शब्दों को विकसित कर लिया गया उन्हें देशज अथवा देशी शब्द कहा जाता है। जैसे बिटोरा, लड़का, ढेर, खिड़की, गप्पू, भोंदू आदि, है ना। तो देशज शब्द कौन सी हो गए? जो अपनी क्षेत्रीय भाषा के शब्द हो गए, अपने राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति के जो शब्द हो गए, अपने देश की जो सभ्यता और संस्कृति के शब्द हो गए, वो शब्द कहलाए देशज शब्द। भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों के अनेक शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए अथवा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर आवश्यकतानुसार जिन शब्दों को विकसित कर लिया गया उन्हें देशज अथवा देशी शब्द कहा जाता है। यानी जो भारतीय भाषा है और भारतीय बोली है, यानी अपनी सभ्यता और संस्कृति के जो शब्द हैं वो देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। अपनी सभ्यता, जैसे अपनी सभ्यता कौन सी है? सिर पर पगड़ी, है ना, पैरों में जूती, धोती कुर्ता, ये अपने देश की क्या है? विशेषता है। तो ये जो धोती है, पगड़ी है, कुर्ता है, जूती है, लोटा है, खिचड़ी, ये सारे शब्द किस में आएंगे? देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बिटोरा, लड़का, ढेर, खिड़की, गप्पू, ये सारे शब्द भी किस में आएंगे? देशज शब्दों के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि ये सारे शब्द अपनी संस्कृति के हैं, अपनी सभ्यता के शब्द हैं। आप देशज और विदेशी शब्द कौन कौन क्या अंतर होता है वो आप इसके अंतर्गत ही समझ जाओगे। तत्सम और तद्भव तो समझ गए, है ना। देशज पढ़ लिए। अब आता विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द कौन से शब्द होंगे? जो अपने देश के नहीं है, जो शब्द अपने देश के नहीं हैं वो विदेशी शब्द हो गए। अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि भाषाओं में जो शब्द हिंदी में घुल मिलकर उसके अपने हो गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे इनाम, कबूतर, डॉक्टर, गमला, कैंची आदि। कहने का मतलब है अपने देश में अनेक जातियां आई थी, जिनमें डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे, मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे। तो सभी ने अपनी सभ्यता और संस्कृति छाप अपने देश में छोड़ी है और उन्होंने अपने ही भाषाई कुछ शब्द हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं और वही शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं।
जैसे डॉक्टर शब्द अंग्रेजी भाषा शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सभी चिकित्सक कोई नहीं बोलता, सभी क्या बोलते हैं, डॉक्टर ही बोलते हैं। यानी ये डॉक्टर जो शब्द है ये विदेशी शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी भाषा के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन शब्द तो कौन सा है, ये विदेशी शब्द है। आ गया होगा समझ में। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द बैंक है ना, सभी बैंक ही बोलते हैं। आइसक्रीम, क्लास, कक्षा कोई नहीं बोलता, क्लास ही बोलते हैं, है ना। डॉक्टर, चिकित्सक कोई नहीं बोलता, ज़्यादातर लोग डॉक्टर ही बोलते हैं। टेबल, मेज कोई नहीं बोलता। कॉलेज, कंपनी, स्कूल, विद्यालय कोई नहीं बोलता, है ना। टाई, पैंट, गार्ड, हेड, कमीशन, तो ये सारे शब्द बोलने में काम में लेते हैं, हम सभी काम में लेते हैं। लेकिन ये शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द होने के कारण कौन शब्द के अंतर्गत आएंगे, विदेशी शब्द के अंतर्गत आएंगे। फ्रेंच भाषाई शब्द कौन से हैं, गिटार, मशीन, कूपन, इंजीनियर, हॉस्पिटल, मेट्रो, कारतूस, कार्टून, पुलिस आदि, ये फ्रेंच भाषाई शब्द हैं। अब आता फारसी भाषाई शब्द, आदमी, जानवर, खुशामद, दाग, आबादी, आमदनी, चिराग, चेहरा, चीज़, शहद, फौज, गर्दन, गुब्बारा, शाही, मजदूर, रस्सी आदि, ये हो गया फारसी भाषाई शब्द। अब आता अरबी भाषाई शब्द, कौन कौन से हैं, अखबार, मरीज, नुकसान, तूफान, हुक्म, तारीख, जुनून, तमाशा, सुबह, जुर्माना, रिश्वत, फ़ायदा आदि, ये अरबी भाषाई शब्द हो गए। यूनानी भाषाई शब्द कौन से हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफ, यूनानी भाषाई शब्द हैं। चीनी भाषा के लीची, चाय, चिक्कू, चाउमीन, ये चीनी भाषाई शब्द हैं। तुर्की भाषा के चिक, तोप, चेचक, बंदूक, कुली, बारूद, कैंची, सौगात, बेगम, चाकू, कुर्ता आदि। जापानी भाषा के रिक्शा आदि, और पुर्तगाली भाषा के अलमारी, कनस्तर, तौलिया, पादरी, आलपिन, गोदाम, साबुन, बाल्टी, कमरा आदि। तो आप सभी को ये सारे शब्द याद करने हैं कि अंग्रेजी भाषाई शब्द कौन कौन से हैं, फ्रेंच भाषाई कौन से हैं, फारसी भाषाई कौन से, अरबी भाषाई कौन से, यूनानी भाषाई कौन से हैं, चीनी, तुर्की, जापानी और पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं के शब्द आपको याद करने हैं। क्योंकि ये सारे शब्द कौन सी भाषा के अंतर्गत आएंगे, विदेशी भाषा के अंतर्गत आएंगे। तो आपने इसमें ये तो जान लिया होगा कि अपनी सभ्यता और संस्कृति के शब्द अपनी भाषा में क्या हैं, बहुत ही कम है। ज़्यादातर शब्द कहाँ से प्रयोग में लाए जा रहे हैं, विदेशी भाषा के शब्द हैं वो ज़्यादातर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अब आता है रचना अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने, कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये रचना के आधार पर कह दो चाहे व्युत्पत्ति के आधार पर कह दो, ये शब्द के तीन भेद होते हैं। सबसे पहली बात आती है रूढ़ शब्द की, कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरागत रूप से किसी अर्थ का बोध कराते चले आ रहे हैं और जिसके दो अथवा दो से अधिक खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बाल, बाल, मुर्गा, मुर्गा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया रूढ़ शब्द के जानने के लिए, जैसे मैं एक शब्द और लिख दूँ, पहले इसके बारे में समझाता हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि जब हम शब्द के दो अथवा दो से अधिक खंड कर देंगे, खंड का अर्थ है टुकड़े कर देंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और उन शब्द को कहा जाएगा रूढ़ शब्द। जैसे मैं एक यहाँ पर शब्द लिख दूँ, कमल शब्द लिख दिया, और इसी कमल शब्द के मैंने टुकड़े कर दिए, क को अलग कर दिया, मैं को अलग कर दिया और लय को अलग कर दिया, तो ये तो वर्ण हो गए। क्या हो गए, ये वर्ण हो गए, इनका कोई अर्थ नहीं निकला। तो जिन शब्दों का के हम टुकड़े कर देंगे और टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उन शब्द को कहेंगे रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के हम क्या कर देंगे, टुकड़े कर देंगे और टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो शब्द हो जाएंगे रूढ़ शब्द। यहाँ पर बाल शब्द का के टुकड़े कर दिए, मुर्गा शब्द के टुकड़े कर दिए, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये हो गए रूढ़ शब्द। अब देखो यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं,
जिन शब्दों की रचना दो सार्थक शब्दों के योग से होती है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय दो शब्दों के योग से हो गए, विद्या और आल्य। विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान से होता है। और आल्य का क्या अर्थ अर्थ होता है? घर या मंदिर। कि वह स्थान जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। तो आल्य शब्द का अर्थ भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आल्य शब्द का अर्थ है घर या मंदिर। और विद्या का शब्द किससे है? इसका विद्या शब्द का अर्थ है ज्ञान से है। और आल्य का घर या मंदिर। अब यहाँ पर दूसरा शब्द दे रखा है घुड़सवार। घुड़सवार शब्द का अर्थ क्या हो गया? पहले इसके दो टुकड़े कर दिए, घुड़ और सवार। अब घुड़ का शब्द का अर्थ हो गया क्या? घोड़ा। घुड़ शब्द का क्या अर्थ हो गया? घोड़ा हो गया। और सवार, सवार तो जानते हो, ऊपर बैठने वाला, घोड़े के ऊपर बैठने वाला, यानी घोड़े को दागने वाला। तो यानी घोड़े को चलाने वाला होता है वो कौन होता है? घुड़सवार होता है। ठीक है। तो इन दोनों के, इस शब्द विद्यालय और घुड़सवार, इन दोनों शब्द के हमने क्या कर दिए? दो टुकड़े कर दिए। और दो टुकड़े करने पर भी क्या निकल रहा है? इनका अर्थ निकल रहा है। ठीक है। तो जिन दो शब्द की रचना दो सार्थक शब्दों से के योग से होती है ना, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो दो सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द कौन शब्द कहलाएंगे? यौगिक शब्द। यानी दो शब्द, इस शब्द के हमने दो टुकड़े कर दिए लेकिन फिर भी इनका क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो यौगिक शब्द होंगे, उनमें टुकड़े करने पर भी क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। अब तीसरा आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ के लिए प्रयुक्त न होकर एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। कहने का मतलब इनका शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। जिन शब्दों का अर्थ शाब्दिक अर्थ ना होकर क्या कौन सा अर्थ होगा? विशेष अर्थ होगा। तो जिन शब्दों का शाब्दिक अर्थ ना निकलकर विशेष अर्थ निकलता है वो शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे? योगरूढ़ शब्द। ठीक है। योगरूढ़ शब्द भी समझ में आ गए होंगे कि इनका शाब्दिक अर्थ न निकल करके विशेष अर्थ निकलेगा और उन शब्द को कहेंगे योगरूढ़ शब्द। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द लिखा हुआ है, जिसके वस्त्र पीले हों, अर्थात श्री कृष्ण। एक छोटा सा उदाहरण दूसरा मैं बताता हूँ। जैसे आपको पता ही है गजानन, गजानन। अब इस शब्द के मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ, गजे और आनन। दो टुकड़े मैंने यहाँ पर इस शब्द के कर दिए, गज और आनन। अब गज शब्द का क्या अर्थ होता है? हाथी। गज शब्द का क्या अर्थ होता है? हाथी। और आनंद शब्द का क्या अर्थ होता है? मुख। कि हाथी के समान मुख। किसका मुख है हाथी की तरह है? गणेश जी का है। किसका है? गणेश जी का। तो यहाँ पर कोई अन्य ही अर्थ प्रयुक्त हो गया। गजानन के दो टुकड़े कर दिए, गज यानी हाथी, आनन यानी मुख। तो यहाँ पर दोनों का क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है, लेकिन एक विशेष अर्थ निकल गया। किसका? गणेश जी। ठीक है। तो इसका क्या निकल गया? विशेष अर्थ निकल गया। क्या निकल गया? विशेष अर्थ। गणेश जी निकल गया। यानी इसका शाब्दिक अर्थ ना निकल करके क्या निकल गया? विशेष अर्थ। दूसरा उदाहरण बताता हूँ, एक दंत। एक दंत। अब इन शब्द के मैं दो टुकड़े कर देता हूँ, एक और दंत। एक का अर्थ है एक और दंत का अर्थ है दांत, जिसके एक दांत हो। किसका एक दांत? किसको कहते? एक दंत है यानी गणेश जी। गणेश जी के एक दांत है। ठीक है ना। एक दंत गणेश जी को कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको, दशानन। दशानन, इसके मैं दो टुकड़े कर देता हूँ, दस और आनन। दस का अर्थ है दस होता है और आनन का अर्थ है मुख होता है। आनन का अर्थ क्या हो गया? मुख हो गया। तो दस है मुख जिसके, किसके हैं 10 मुख? रावण के। तो यहाँ पर इस शब्द के दो तो टुकड़े हो गए, दस और आनन, लेकिन अर्थ क्या निकला? रावण का निकला। तो जहाँ पर शाब्दिक अर्थ न निकल करके विशेष अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाते हैं योगरूढ़ शब्द। समझ में आ गया होगा अब तो। रूढ़ शब्द तो क्या होंगे? जिनके हम टुकड़े कर देंगे
और टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो रूढ़ शब्द हो जाएंगे। यौगिक शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द वो कहलाते हैं यौगिक शब्द, जिसमें विद्यालय और घुड़सवार शब्द आ जाएंगे। और योग रूढ़ शब्द जिनका कोई शाब्दिक अर्थ न निकल करके विशेष अर्थ निकलता है, वो शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। आ गया समझ में? अब तीसरा आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द की परिभाषा के अनुसार केवल वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। इस दृष्टि से शब्द का कोई और भेद नहीं होता, किंतु समस्या उठ खड़ी होती है कि वर्णों की निरर्थक समूह को क्या नाम दिया जाए। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको क्या नाम दिए। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद किए गए हैं। कौन से दो भेद हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमरा शब्द का अर्थ निकलता है, पुस्तक का भी अर्थ निकलता है, गाड़ी का भी निकलता है, कलम का भी निकलता है, पुरुष का भी निकलता है। यानी इन शब्दों का अर्थ निकलता है। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है ना, उनको कहेंगे सार्थक शब्द। दूसरा आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसको कहते हैं? जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाणी शब्द का क्या अर्थ होता है? वाणी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, बोरी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, चक शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे कहते हैं निरर्थक शब्द, और जिन शब्दों का अर्थ निकलता उसे कहते हैं सार्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर समझ में आ गए होंगे शब्द कि जिन शब्दों का अर्थ निकलता उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद में आता है किंतु जब निरर्थक शब्दों का सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है तब ये विशेष अर्थ के द्योतक होते हैं। इनके प्रयोग से बोलने वाले चरित्र और बौद्धिक स्तर का ज्ञान भी सरलता से हो जाता है। अब चौथा था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ये प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है, हमें कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।